मैं जनरल बाजवा को मिला था दिसंबर 2019। उस दिन मेरी इनके साथ मीटिंग थी 92 मिनट की। जेयूआई के बड़े सीनियर लीडर ने बताया कि जी फजलुर रहमान ये कहता है कि मेरे सामने जनरल बाजवा को बिठाओ और जनरल फैज हमीद को बिठाओ, उनके हाथ में कुरान रखो और उनसे कहो कि हलफ लें कुरान पर और ये कहें कि क्या उन्होंने मुझे नहीं कहा था धरना करने के लिए। तो मैं भी फिर जब मैं मीटिंग में गया तो मैंने पहले ही यही पूछा। फर्स्ट थिंग, पहले इसके फादर इन लॉ का पूछा, कोई जवाब नहीं, चुप दंग। मेरा मुंह तकता रहा कि ये बंदा किस किस्म का है, मेरे मुंह पे कह रहा है। तो आई एम अ पर्सनल विटनेस टू दिस। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सैयद हैदर मेहदी मेरे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल कैसे हैं बेटा? हम गुड सर, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर सबसे पहले तो खान साहब अक्सर अब तकरीरों में बताते हैं कि किस तरह उनको अपने दौरे हुकूमत में मुश्किलात थी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से खासकर। कल एक बयान मैंने सुना, हमारे फजल रहमान साहब ने कहा है कि जब धरना उन्होंने दिया था 2019 में, उन्हें ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, और फिर उसके बाद कोरोना आ गया और सारा मामला चले। तो ये तो फिर बाजवा साहब शुरू दिन से ही खान साहब को कमजोर करना चाह रहे थे। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं इसमें ना फराज, मेरा इसमें एक ज़ाती अंसर भी शामिल है। मैं जनरल बाजवा को मिला था दिसंबर 2019 में, बल्कि उस दिन मिला था जिस दिन जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वो एक जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बना था ना आर्टिकल 6 का, जी वो जी। फैसला जो किया। तो उस दिन मेरी इनके साथ मीटिंग थी 92 मिनट की, वन ऑन वन। और वो जब ये फैसला आया उसी वजह से मीटिंग खत्म हुई, वरना चल रही थी। ओ, बाजवा साहब ने मुझे बड़ी कहानियां सुनाई। और लेकिन इस ये जो आपने फजल रहमान वाली बात की है ना, इसके मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। मेरे पास ये खबर थी उनको मिलने से पहले। जब मैं मिलने से पहले, जो मैं 2-4 दिन जी पहले, मुझे एक जेयूआई के बड़े सीनियर लीडर ने बताया कि जी अम, फजलुर रहमान ये कहता है कि मेरे सामने जनरल बाजवा को बिठाओ और जनरल फैज हमीद को बिठाओ, उनके हाथ में कुरान रखो और उनसे कहो कि हलफ लें कुरान पर और ये कहें कि क्या उन्होंने मुझे नहीं कहा था धरना करने के लिए। ओके। और मैं भी कुरान पे हलफ रखने के तैयार, और मेरे हम तीनों सामने बैठे। तो मैं जब बाजवा को मिलने गया तो मेरी मीटिंग थोड़ी आधे घंटे आगे हो गई, इसलिए कि चाइनीज अम्बेसडर उसको मिलने आ रहा था। तो वो डीजीएमआई उस जमाने में मरहूम जनरल सरफराज थे, वो मेरे बड़े जानने वाले थे, मेरे बड़े फैन भी थे, मेरी बड़ी इज्जत भी करते थे। वो मुझे पाकिस्तान का बड़ा मुजाहिद समझते थे, इसलिए कि मैंने हुसैन अकानी के खिलाफ बड़ी जंग यहाँ लड़ी थी अखबारों में और अपने आर्टिकल से। तो वो आए, कहते सर वो आधे घंटे के लिए आपकी डिले होगी है, इसलिए कि चीफ कह रहे हैं कि मैं मेहदी साहब के पास ज्यादा टाइम लगाना चाहता हूँ, तो मैं आर्मी इसको चाइनीज एम्बेसडर को आधे घंटे पे फारिग करता हूँ। तो आए मेरे साथ आके मेरे दफ्तर में बैठे, उस समय वो डीजीएमआई था। राइट। तो मैं चला गया उसके दफ्तर में, तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर क्या है खबर। हाँ ऐसे ही ना। और मैंने कहा यार दो खबरें बड़ी जबरदस्त है। एक खबर है कि बाजवा का ससुर एजाज अमजद और जनरल फैज हमीद मिलके बहुत पैसा बना रहे हैं। बाय द वे उस वक्त तक फैज हमीद शायद डीजीआईएसआई बन चुका था। बन चुके थे डेट टाइम। हाँ डीजीआईएसआई बन चुका है। ये दिसंबर, ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2019 की, बन चुका था। बन चुके थे, बन चुके। तो कहते सर आप ये चीफ को जरूर बताना। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यार वासु सरफराज, तू मेरे कंधे पे गोली चलवाना चाहता है? कहता है नहीं सर, ये देखे मैंने भी उनको ब्रीफिंग करके आया हूँ। और उसके हाथ में जो पैड था ना, उसी वक्त ये निकला था। वो पैड दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था जनरल फैज हमीद करप्शन, उसके नीचे लिखा हुआ था फैसल वाउडा करप्शन। बता ये रहा था कि फैसल वाउडा और फैज हमीद भी मिले हुए थे, आपस में पैसा ये लोग बना रहे थे। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते सर और क्या खबर है? मैंने कहा यार दूसरी खबर ये फजल रहमान वाली है। ये मुझे बड़े उसके एक सीनियर उनकी पार्टी के लीडर ने कहा है कि वो तो कहता है मैं कुरान पे हलफ लेने के लिए तैयार हूँ कि इस आदमी ने मुझे कहा था धरना करो और हम तख्ता उलट देंगे। और फैज हमीद और ये दोनों, इन्हें मुझे कहा था। तो मैं भी फिर जब मैं मीटिंग में गया तो मैंने पहले ही यही पूछा। फर्स्ट थिंग, पहले इसके फादर इन लॉ का पूछा, कोई जवाब नहीं, चुप दंग। मेरा मुंह तकता रहा कि ये बंदा किस किस्म का है, मेरे मुंह पे कह रहा है कि मेरा ससुर
फैज हमीद के साथ मिलके पैसे बना रहा है, वो जवाब नहीं दिया इसने मुझे। तो मैं भी इंतजार करता रहा, उसको 5-10 सेकंड गुजर गए, फिर वो जरा कहते हैं ना अनकंफर्टेबल साइलेंस हो गया। मैंने कहा चलो इसे जवाब नहीं देना, मैं आगे। मैंने कहा जी दूसरा मैंने ये सुना है, बिल्कुल दंग, बल्कि मतलब रंग इसका काफी सांवला सा है, लेकिन वाकई पता है ये थोड़ा पेल हो गया और इसको समझ नहीं आई कि मुझे ये किस तरह जवाब दे। इसने नहीं जवाब दिया। तो ये मुझे उस वक्त का पता था। उसके बाद मैंने फराज मैंने बड़े आर्टिकल्स लिखे, मैंने इसके ऊपर लोगों को बताया, मैंने अपना जो वीलॉग्स हैं मैंने उसमें किया, मैंने इंटरव्यूज में बताया। लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे, और इसको कहाँ पता है, और तो तुम्हें कौन मिलेगा, तुम बाजवा तुम्हें क्यों, जो इसके टट्टू थे ना, उन्होंने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, मुझे बड़ा रन डाउन करने की। कोई मेरे अपने फौजी दोस्तों ने कहा, "अरे यार तू ऐसी मारता है फलाना, देखो अल्लाह का क्या करना फराज, कि वो फजल रहमान ने आज खुद ही कह दिया जो हाँ। मैं 4 साल से मैं लोगों को कह रहा था कि भाई ये इस बंदे, और मैंने उस वक्त से फिर कहना शुरू कर दिया था कि ये बंदा बड़ा खतरनाक आदमी। तो एक तो ये बात, तो आई एम अ पर्सनल विटनेस टू दिस जी। अच्छा, जमाल खैर सर, मुझे ये भी साथ जमाल जमाल सॉरी यार फराज, क्या मैं सॉरी ये सॉरी अभी जमाल। इसी से एक सवाल बस निकल गया। हम ये हम्म, देखते हैं सोशल मीडिया पर, वैसे भी जो पीटीआई वाले हैं, खासकर एक जमात की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, वो हम्म। फैज हमीद साहब को बड़ा रिगार्ड करते थे। और यहाँ पर तो फैज हमीद साहब का आपने नाम लिया है कि वो भी शामिल थे इस प्लान में कि तख्ता उलटना है। फैज हमीद इंतहाई करप्ट आदमी और इंतहाई मॉरली क्वेश्चनेबल आदमी शुरू से। राइट। वो जब डीजीसी था तब से उसने पैसे बनाने शुरू किए थे। 2018 की इलेक्शन में उसने कैंडिडेट से पैसे मांगता था अपने कर्नल ब्रिगेडियर के थ्रू, किसको टिकट देना है, किसको सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी है, किसको नहीं। हमारा फौजी जर्नैल रिटायर्ड जो एक ने टिकट मांगा, उसको इन्होंने क्लियरेंस नहीं दी, अपने फौजी भाई को दी थी, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत करप्ट आदमी था। मैं तो बहुत शुरू से मैं लोगों को कहता हूँ, और ये बेचारे पीटीआई वाले बस अपने वो नशे में रहते हैं ना कि जी हाँ ये इमरान के साथ था फलाना। और मैं आपको बता दूं, मैं वसूख से आपको कहता हूँ, इमरान का कभी भी कोई इरादा नहीं था इसको आर्मी चीफ बनाने का। वो इमरान को लोग समझते नहीं है, वो समझते हैं कि जी ये बना रहा था, कोई इसको बनाने का कोई इरादा नहीं था। जहां तक मुझे पता है और जहां तक मैं जानता हूँ, ये तो शुरू से ये आदमी ठीक नहीं था। देखिए ये ऐसे लोग होते हैं जहां इनको फायदा होता है ना, ये पहले बाजवा के बहुत करीब था और बाजवा के साथ मिलके इसने दबा के पैसा बनाया। 2018 की इलेक्शन में सिंध को इन्होंने नीलामी में बेचा है आसिफ जरदारी को। जब ये डीजीआईएसआई बना, इसको नजर आ गया कि अगर मैं इमरान के साथ करीब हो जाऊं ना, इमरान का मैं किसी तरह बहुत ज्यादा हम्म। ट्रस्टवर्दी बन जाऊं, तो शायद मेरा चांस बन जाए आर्मी चीफ का। इसी के ये बड़ा जूनियर था। इसने कहा यार इमरान ही के साथ रहो, इमरान ही ने नया चीफ बनाना है। वो हम्म। बाजवा इसका बाप निकला, उसने उसको भी डंप किया, उसने इमरान को भी डंप कर दिया। बिल्कुल। वो बड़ी चीज है यार। सर, लेकिन हाँ इसमें हाँ। ऐड साथ कर लें, वैसे पर आ रहा था कि किस तरह ये असर रसूख इनका है हमारे इदारों में, हर इदारे में। कल हमारे आजम आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वजीर कानून है, वो हम्म, ये कह रहे थे कि जो जूनियर हम्म, जजेस की तैनाती हुई है, बाजवा साहब के कहने पर ही उन्होंने अपना वोट दिया, और क्योंकि हम्म। गारंटीज उनको दी गई थी कि हम कुछ मामला सेट कर देंगे आपके। देखें ये इस तरह है कि जमाल, कि अगर किसी को कोई अभी भी शक है ना कि पाकिस्तान की हुक्मरानी कौन कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा कोई एक बहुत ही बेवकूफ इंसान होगा, या पागल होगा, या मरीख पे रहता होगा। पाकिस्तान के सारे इदारे और पाकिस्तान की सारी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डिवीजन, आपके सूबों से लेकर फेडरल गवर्नमेंट के, आपका एफआईए, आपका नादरा, आपका पेमरा, आपका नेपरा, आपका ओगरा, आप जो इदारा मर्जी आप ले ले, छोटे इदारे भी, ये सुपारको शुपारको टाइप से, हर जगह कब्जा है। हर जगह इनका बंदा बैठा है। अभी इन्होंने शहबाज के आने के बाद इन्होंने पास करवाई एक वो मेरा ख्याल है बिल पास करवाया या अप्रूवल, कि जी सिविलियन कोई अफसर प्रमोट नहीं हो सकता जब तक आईएसआई उसकी या, या, क्लियरेंस नहीं देगी। जी जी। तो मेरी बात सुने ना, ये तो अब आपको सब सामने आ गया, और ये बिल्कुल बाजवा के काबू में थे। बल्कि मैं आपको एक और इसके साथ जुड़ी हुई बात बताऊं, और ये बाजवा ने किया।
बाजवा को जब इसका ये उस वक्त एक्सटेंशन का चक्कर चल रहा था ना, ये दिसंबर है, आपको याद है? जी, जी। नवंबर में वो केस चला, खोसा ने कहा कि जी आप जाके पार्लियामेंट से ले, तो वो कोई जनवरी की मेरा ख्याल है 6 या 8 या 10 तारीख को वो बिल पास हुआ। जी। उस वक्त तक नहीं पास हुआ था। तो मैंने कहा यार ये बाजवा ये क्या चक्कर है? ये कैसे हो गया कि इस तरह का तुम लोगों के, ये कौन है अपने, ये किस तरह बंदे ने, ये मौलवी इकबाल हैदर जो है, जिसने पिटीशन फाइल की फाइनली रात को गया। कि जी ये गलत है। हुँ। अच्छा ये सारी नूरा कुश्ती थी। मौलवी इकबाल हैदर इसका टाउट है, और मैंने कहा यार जनरल बाजवा, लेकिन ये मौलवी इकबाल हैदर तो तुम्हारा टाउट है, आईएसआई का टाउट है, सारी दुनिया को पता है टाउट है। तो मुझे ऐसे देख के कहता है सर वो हमारा भी काम करता है लेकिन दूसरों का भी काम करता है। मैंने कहा उसकी कैसी जुर्रत हो सकती है कि तुम्हारे खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कि जी ये इलीगल है। अभी जिस तरह हमने बात की फजल रहमान साहब के बयान की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बयान की, मुख्तलिफ हम्म। स्टोरीज और भी सामने आ रही हैं किस तरह से इन्फ्लुएंस होता रहा है। तो फिर हम्म। यहाँ पर एक हाथ में सियासतदान ये कहते हैं कि उनको डर है इमरान खान अगर आ गया तो कार्रवाई करेगा, तो आला अफसरान को भी कहीं न कहीं डर है कि खान अगर आ गया तो वो फिर कार्रवाई करेगा। देखिए जमाल बात ये है कि इमरान ने एक अलन एलानिया कहा है कि जी मेरे ज़ाती ऊपर जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं वो माफ़ करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज़ वो उसका सवाब-दीदी इख्तियार है। ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जो कानून तोड़ा गया है, अगर आइन तोड़ा गया है, उसका मैं माफ़ नहीं करूँगा, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव हो जाता है, मिसाल के तौर कि बाजवा जो है उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। एक ओपन ट्रायल होता है, उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, उसकी गठजोड़ थी अमेरिका के साथ, कन्वर्सेशन मिल जाती है, और मैं बताऊँगा जब वो दिन आएगा ना, जमाल आप याद रखना इसके अपने बंदे इसके खिलाफ गवाही देंगे, इसके अपने वाले देंगे, इसके जो जो जजेस जो हैं, जो हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो खुद इसके खिलाफ गवाही देंगे। या याद रखें मेरी बात, ये नोट करना आज के दिन, अच्छा, राइट, कि राइट। ये इसके तो वो तो इसको होना है। आप मुल्क के साथ गद्दारी करें और आप आराम से बैठ के दुबई में अपने अरबों डॉलर जो आपने करप्शन में कमाए हैं, वो आप अय्याशी से बैठ के करें, नहीं हो सकता। जो बर्बरियत हुई है, जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुई हैं, जो टॉर्चर हो रहे हैं, जो अबडक्शन हो रहे हैं, जो इलीगल केसेस हो रहे हैं, जिस किस्म का ताकत दी जा रही है एक केयर टेकर हुकूमत को, जिसको कुछ ऐसे करने का नहीं, जिस तरह की जो मौजूदा इंतजामिया उनको ताकत दी जा रही है ऐसे जो ये एस्टेब्लिशमेंट की सोच। तो यार देखिए जमाल मेरी बात सुने, अल्लाह सुब्हान ताला ने भी ना जज़ा और सज़ा की बात की है ना, वो क्यों कहते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला क्यों फरमाते हैं कि अगर तुम ये करोगे तुम दोज़ख में जाओगे, कि खौफ डालने के लोगों के लिए कि भाई आपको सज़ा मिलेगी। आप अगर सज़ा नहीं देंगे लोगों को तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान में हुआ है। अगर हमारे ये जो बाकी पिछले 4 डिक्टेटर थे इनमें से एक लटक जाता ना, मैं देखता कौन-सा माइकल हॉल फिर उसके बाद जाके मार्शल लॉ लगाता। आपका 2 जज लटकते, आपके 3 आईजी लटके, आपके 4 सेक्रेटरी लटके, आपके 10 जर्नैल लटके। मैं देखता हूँ ये कैसे बदमाशी करते, ये कैसे करप्शन करते, ये कैसे मुल्क के ऊपर कब्जा करते, ये कैसे मुल्क के वसाइल को तबाह करते। जमाल सजा जरूरी है। हम फौज में कहते थे गिव हिम एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, मतलब मिसाली सजा दो। क्यों कहते थे मिसाली सजा दो? कि सारे देखने वाले इस सजा से ना खौफ ज्यादा हो जाए कि यार ये हरकत नहीं करनी, वरना अगर ये हरकत हुई तो ये। सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने थे, नहीं दिए पैसे। रिपोर्ट जमा हम्म। करवा दी है। इस बयान हम्म। के साथ राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे, दो हम्म। स्टेटमेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि हम्म। रात को खबर चली कि डीजी, आईएसआई, डीजीएमआई वगैरह की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम्म। से। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो खबर है इसको मीडिया से हटा दिया गया है। इन तीनों खबरों को ज़हन में रखकर किस तरफ हालात जाते नजर आ रहे हैं? अच्छा जी, पहली तो मैं ना जो कानूनी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, उस पर मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। हालाँकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरा दिन लगाया है, बड़े मैंने अपने घोड़े दौड़ाए हैं और कि पता करूँ क्या है। और मैंने हुकूमती ज़राए इसके अंदर से पूछा, जिनको ये लॉ पता है, मैंने कानूनदान से पूछा। उन्होंने कहा मेहदी साहब,
आप आर्टिकल 81, 82 और 83 पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी। और एक साहब ने मुझे बड़ी डिटेल में आधा घंटा करके समझाया। उसने कहा जी ये अब बहुत जरूरी है जमाल, ये सुनने के लिए, आपके नाज़रीन के लिए भी। उन्होंने कहा जी मुल्क में ना एक बजट बनता है और बजट जो है डिबेट होता है और अप्रूव होता है नेशनल असेंबली, ठीक है जी। लेकिन 5 ऐसे आईनी इदारे हैं जिनकी बजट के ऊपर ना कोई बहस हो सकती है, ना उसकी कोई और चीज हो सकती है, ना उस पर वोटिंग होती है, वो सिर्फ अप्रूव होता है। वो कौन से हैं जी? सदर पाकिस्तान, राइट। नेशनल असेंबली, सेनेट, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनका सिर्फ चार्ज अकाउंट होता है। वो ये 5 इदारे कहते हैं हमें इतना पैसा चाहिए, वो चुप करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट में डाल देती है। इनके जो बजट है इसके ऊपर कोई ना बहस हो सकती है, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो सकती है, ना वोटिंग। पहले तो ये चीज या तो आर्टिकल 81 डी कहता है, इसी आर्टिकल का सब पैरा डी कहता है, वो कहता है कि जी अगर कोई जजमेंट या कोई डिक्री कोई कोर्ट देता है, वो लाजमी है कि उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए, इन अकाउंट्स के लिए, इन 5 इदारों के लिए। ठीक है ना जी? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, डिक्री दी है, स्टेट बैंक को डायरेक्टली कहा है तुमने 21 बिलियन रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने। इसमें कोई इफ एंड वाई बट बुट कुछ नहीं है, ठीक है ना जी? इट इज एन ऑर्डर, इट इज अ जजमेंट, इट इज अ डिक्री। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 81 डी में। लेकिन जिस तरह कुत्ती चोरा नाल मिल गई, सारी कुतियां मिल गई, एस्टैब्लिशमेंट ही मिल गई, करप्ट पॉलिटिशियन वो भी कुत्ती मिल गई, ये भी कुत्ती मिल गई। इन्होंने जी अपना ना बचाने के लिए उन्होंने कहा जी हमने अब वो अप्रोप्रिएट कर लिया है हमने, लेकिन हमने डिसबर्स नहीं किया। बिल्कुल गलत, खोलम खिलाफ वर्जी है ऑर्डर की। आर्टिकल 6 इनके ऊपर लग सकता है, स्टेट बैंक के ऊपर, ये करने के लिए। राइट। अब जी जो हुकूमत ने किया कि जी ये हम पार्लियामेंट में लाएंगे, वो कैबिनेट ने कहा जी हम डिस्कस करेंगे, कैबिनेट ने कहा जी ये पार्लियामेंट में भेजो, पार्लियामेंट कहा जी फाइनेंस कमेटी को भेजो, वो सेनेट को भेजो, सेनेट की कमेटी को भेजो। ये सब ढोंग है। आर्टिकल 82 कहता है, ये मैं पढ़ रहा हूं, वो कहता है कि जी चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर कौन है? ये 21 बिलियन चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। वो क्या कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है ये डिस्कस नहीं हो सकता, ओके। और डिस्कस और वोट नहीं हो सकता, ये सिर्फ पेश हो सकता है नेशनल असेंबली में। और 83 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये हुक्म आज चार्ज एक्सपेंडिचर आता है, रिक्वेस्ट आती है या इन 5 से या कोर्ट देता है, उसने सिर्फ दस्तखत करके जो है ना और कहना है कि ये जी नेशनल असेंबली पेश कर दो। तो ये सरासर फ्रॉम स्टेट बैंक, from the prime minister, from the cabinet, from the national assembly, from the committee, senate, everyone has violated the constitution, everyone is guilty। सारे के सारे आर्टिकल 6 के अंडर आते हैं। और एतजाज अहसन ने तो कैद भी दिया, उसने कहा है आप इनको बुलाएं, जो इन्होंने नेशनल असेंबली के बाहर जो तकरीरें की हैं, ये सराने सनावल वगैरह ने, आजम तारड़ वगैरह टाइप लोगों ने, इनको बुलाएं, इनसे पूछे आप क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत ये तो एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये जमाल नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के ये जो 3 जर्नैल गए थे, ये बिल्कुल गए थे, 100% गए थे। अव्वल तो इनको जाना नहीं चाहिए था, और अव्वल तो अता बदियाल साहब को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। उनका जी मैंने नहीं मिल रहा आपसे, आपने जो कुछ कहना मुझे लिख के भेज। ये गए, मुझे तो एक बड़ी खतरनाक खबर आई है कि इतना उनको थ्रेट किया गया है उन जजेस को। उनको कहा है कि आपने 2 साल तक इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है, 2 साल तक। ये खबर अनवैलिडेटेड है, लेकिन एक बड़ी अंदर के बंदे ने मुझे बताई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कहीं से और पता चले। कहते हैं कि जी बाकायदा थ्रेट दी गई है फाइनली कि अगर आपने नहीं किया तो हम सारा सिस्टम को वो कर देंगे। जो कि इनको थ्रेट दी गई थी अप्रैल 2022 में बाजवा ने, कि अगर आपने ये नहीं रोका मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये डर के मारे इन्होंने मार्शल ये कर दिया कि यार कहीं मार, ये बाद में कहते फिर रहे हैं ना कि हमने मुल्क को मार्शल लॉ से बताया। बाजवे का बाप भी ना लगा सकता मार्शल लॉ, खुदा की कसम। ये तो डर गए। तो अल्लाह ना करे कि इस किस्म की कोई बात हो।
राना सनाउल्लाह का जो ये कहना है ना जी, राना सनाउल्लाह मुझे नहीं समझ आती कि वो कोई नशा करके ये बातें करता है या उसको इतना वो इतना कॉन्फिडेंट है जी, कि मेरे पीछे एक इतनी बड़ी ताकत है। हमने अगले 2-3 साल किसी ने नहीं जाना, शायद हम भी चले जाएं तो इमरान ने नहीं आना, कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी तो हम तो बचे हुए हैं। वरना यार कोई इतना पागल हो नहीं सकता। जिस तरह सनाउल्लाह कह रहा है कि खुल्लम खुला जी। वो आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहा है, अनलेस उसको यकीन है कि उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, इमरान ने आना नहीं है, इलेक्शन ने होना नहीं है। हुँ। सर इसमें राना सल्लल्लाहु साहब के साथ ही जब एनएससी की मीटिंग एक हुई थी, कौमी असेंबली में, हम्म। शहबाज शरीफ हम्म। साहब ने बड़ी फुर्तियाँ वहाँ पर दिखाई हैं। आर्मी चीफ की आमद पर इत्तलात दी थी कि डेस्क बजाए गए हैं और बड़ा रिगार्ड किया गया है। कहा ये गया है कि दिन-रात मेहनत की है इन्होंने, आईएमएफ के पैकेज और दीगर तमाम तर बातें। यार मेरी बात सुनो, आर्मी चीफ ने क्या दिन रात मेहनत की? मतलब आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक आईएमएफ पैकेज से? किस किस्म की उन्होंने की? बड़ा फख्र से बाजवा कहता था जी मैं फलाने मुल्क से पैसा लेके आया, मैं चाइना से लाया, मैं यूएई से लाया, मैं सऊदी अरेबिया से लाया। तो अप्रैल 2022 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक तू एक कौड़ी पाई नहीं लेके आ सका। ये 7 दिन सऊदी अरेबिया बैठा खजूरें खाता रहा। कितने पैसे ये लेके आए? सऊदी अरेबिया ने मजबूरी में पैसे दिए, वो अगर ना देते तो हम पैसे वापस ही ना करते उनके। पता नहीं हमने क्या मिन्नते तरले किए यार। जमाल, ये इतनी बड़ी गलत फहमी है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कि पैसे आने से मुल्क ठीक हो जाएगा, पैसे आने से मुल्क ठीक नहीं होगा, निजाम बदलने से मुल्क ठीक होगा, फौज के अंदर रिफॉर्म करने से मुल्क होगा, हमारी अदलिया में रिफॉर्म हो कि अदलिया एक अच्छा सस्ता अपना निजाम दे लोगों को, हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये फिरौन ना हो, ये अवाम के लिए काम करे। ये निजाम की तब्दीली होगी तो मुल्क में होगा, और निजाम की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इब्तदा, उसकी पहली इब्तदा ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो आगे हम बढ़ेंगे निजाम की तब्दीली में, तब जाके हमारा मुल्क ठीक होगा। पैसे से मुल्क नहीं ठीक होगा। मैं ये जो इसने आसिम ने लंदन में कहा है कि हमें $70 बिलियन मिल जाएंगे 6-8 महीने में, ये 4-6 महीने में, इसकी इसकी इतनी मतलब हक, इसकी इतनी बेसिक सोच है कि अगर पैसे से मुल्क ठीक होते ना तो नाइजीरिया भी बड़ा जबरदस्त मुल्क होता, वेनेजुएला बड़ा जबरदस्त मुल्क होता। ऐसे नाइजीरिया दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है, गुर्बत भरी हुई है, 18 से 20 घंटे उनके कैपिटल में लोड शेडिंग होती है। हुँ, ये इस पैसे से ये अशराफिया और मजबूत होगी, फौज का होल्ड और मजबूत होगा, करप्ट सियासतदानों का होल्ड और मजबूत होगा, कारोबारियों का होल्ड और मजबूत होगा। ये जो इदारे हैं, अदलिया, हमारी पुलिस, ये ब्यूरोक्रेसी, ये और मजबूत होंगे। ये मुल्क को ये खा जाएंगे, ये मुल्क का खून चूस लेंगे। जो ढांचा बेचारा बचा है वो सांस लेना बंद कर जाएगा। मेहदी साहब लास्ट कमेंट बस इस पर कर दें, इस्लामाबाद में तो इस तरह की खबरें हैं कि सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या होने जा रहा है? खान साहब ने भी कहा है कि उनके घर दोबारा ऑपरेशन का खतरा है। कश्मीर में जो कुछ खासकर हो रहा है, कमेंट इस पर आपने लाज़मी कीजिएगा प्लीज़, जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, इलेक्शंस के हवाले देखिए, से। आजाद आजाद कश्मीर में वही हो रहा है जो पूरे निजाम में एक अक्कासी, और रिजीम चेंज जिस तरह यहाँ किया गया, इसी तरह का रिजीम रिजीम चेंज वहां किया जा रहा है। उधर का सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ, उधर का हाई कोर्ट बिका हुआ। आप सोचे, मैं तनवीर इलियास को बाय द वे अच्छा आदमी नहीं समझता, मैं समझता बहुत ढक्कन आदमी, लेकिन जिस तरीके से उसको निकाला गया है ना, कि जी, उसने सिर्फ ये कहा कि यार इतने स्टे ऑर्डर देते हैं हमारे फलाने, उन्होंने कहा जी ओ ताइन कर दी, और 2 दिन में बंदे को फारिग कर दिया। और ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ये इतना बड़ा फ्रॉडिया है। जब ये ज्वाइन किया था इसने पीटीआई, मैंने सारी दुनिया को कहा था ये सांप है, ये बहुत गंदा आदमी है, बड़ा घटिया आदमी है, गलीज आदमी है, ये बिकने वाला आदमी है। इसने हर जगह जाके, हर सुअर में जाके, सुअर के साथ इसने खाना खाया है। ये तुम्हें भी डसेगा, तो कोई नहीं सुनता है तो भुगतो फिर। ना इमरान ने सुना, ना किसी और ने सुनी, तो भुगतो। इस किस्म के तुम बेवकूफ फैसले करोगे और इस किस्म के तुम लोगों को लेके आओगे तो फिर भुगतो।
ये पूरी आजाद कश्मीर की हुकूमत, पूरी आजाद कश्मीर का कोर्ट, इनका हाई कोर्ट, इनके जितने सियासतदान है सारे कब्जे में है। वो जब चाहे, और वो कर रहे थे, उन्होंने बस फैसला कर लिया, इसको निकाल दिया, वो निकाल देंगे। लेकिन अब पता नहीं वो इलेक्शन क्यों नहीं रहा। हाँ, एक तो ये है। दूसरी जो आपने बात की थी इसकी होने का डर है। इमरा होने के इधर, यार जमाल आपके सामने है। अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं हुए और इन्होंने किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जो ये कर रहे हैं, और इन्होंने इमरान को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई किया, जो कि अभी तक कोशिशें चल रही है, ठीक है, तोशाखाना का केस नहीं छोड़ रहे, इसकी वो इद्दत वाला केस नहीं छोड़ रहे, इसकी और भी वो पीछे जो इनकी वो है, वो जो एक और चीज है उसको भी निकालने नहीं छोड़ रहे। मैं आपको आज नहीं, मैं तो कब से कह रहा हूं, मैं तो 6-8 महीने से कह रहा हूं, ये मुल्क में खाना जंगी होगी, ये फौज में फूट पड़ जाएगी, ये मुल्क के अंदर खून रेजी होगी, और ऐसी खून रेजी होगी जो कि इससे पहले आपने नहीं देखी। मैं तो ये देख रहा हुँ। और स्किप हो गया एक पॉइंट, आदिल राजा साहब के हवाले से खबर आई है कि उनकी जो हूँ। जायदाद है उसको ज़ब्त करने का हुक्म दिया है इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने। यार मैं ना, एक तो बड़ा अफसोस हुआ कि ये इस किस्म की बात की है। बाय द वे मेरे भी उन्होंने सारे कार्ड वार्ड ब्लॉक कर दिए। मेरे एक छोटा सा अकाउंट था, उसमें मेरे ख्याल है 5-6 लाख रुपए थे, वो भी बंद कर दिया। बट आदिल की तो खैर माशाल्लाह बड़ी जायदाद थी। यार मैं ये कितनी ये बहुत ही अम, एक ऐसे दुख की बात है। मेरा दिल आदिल का जब ये बंदा, इसने सिंगल हैंडेडली फौज के साथ मिलके हिंदुस्तान की 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला किया, या और इसने वो जो गौरव आर्या उनका फ्रॉडिया है, वो है मेजर शेजर कोई नहीं, वो कप्तान है, अपने आप को मेजर कहता है, उसको ही उसने ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। ये आदमी को इन्होंने अपना दुश्मन बनाया, और अब इसके साथ ये जो कर रही है, ये क्या समझते हैं इससे वो चुप कर जाएगा, इससे मैं चुप कर जाऊंगा। आपको पता है, मुझे बताया गया है कि मुझे, मेरे और आदिल के लिए, वो एक बंदे ने कहा जी आपने वक्त पाया हुआ है, और मैंने कहा क्यों? कहता है जी ये कोई 25 बंदों की टीम है, जिसका सिर्फ काम ये है कि आपकी जब ट्वीट आए या आपका वीलॉग आए और आदिल की ट्वीट आए, आदिल का वीलॉग आए, उसका जवाब देना है। फिर वो अपने बॉट चलाते हैं, फिर वो अपने ये करते हैं। तो यार इससे कोई फर्क पड़ेगा? जमाल, लोग अंधे गूंगे बहरे नहीं है, हुँ, सबके सामने अया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन दुश्मन है, कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है, किसने मुल्क को बेचा, ये सबको पता है। राइट। हमारी जंग क्या है? मेरी जंग आपकी जंग है जमाल, आपकी यूथ की जंग है कि एक फ्री डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हो, एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान हो, उसके अंदर रूल ऑफ लॉ हो, उसके अंदर सब कानून के मातहत आए, हर इदारा अपना अपना काम करे, हर इदारा मुल्क के जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जाएं लोगों के लिए। इसके अंदर एजुकेशन का निज़ाम आला दर्जे का हो, फर्स्ट वर्ल्ड जैसा हो, आप जैसे लोग जो हैं दुनिया में कम्पीट कर रहे हो अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने हुनर से, हमारे सेहत का निज़ाम हो, क्योंकि कोई लोग मरे नहीं बगैर इसलिए कि उनको इलाज नहीं हुआ, इलाज की, ये पाकिस्तान हमारे हाथ में है, इसलिए कि हमने इसकी मिसालें मैं बहुत देखता हूं पाकिस्तान में, ये हमारे हाथ में है। एक चेंज, लेकिन दीवार कौन है? बदमाशिया, एस्टेब्लिशमेंट, करप्ट सियासतदान, करप्ट बिजनेसमैन, इंतजामी ढांचा जिसके अंदर करप्ट अदलिया, करप्ट पुलिस, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, ये 6 देव हैं, 6 सांप हैं, जिन्होंने इजाजत नहीं दे रहे कि ये मुल्क जो है फले फूले आगे। होप एंड प्रे कि हर इदारा आईन और कानून के मुताबिक काम करे और पाकिस्तान तरक्की करे। सर, हैदर साहब इलाही आगे, इलाही आगे।